Is it possible to complete current electricity in 30 minutes? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप फिजिक्स कॉर्प मैम के साथ इस जर्नी में जुड़े हुए हैं तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को 30 मिनट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। आपको एंड तक बने रहना है। इफ आपने आज तक इस चैप्टर को कभी पढ़ा भी नहीं है तो भी आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो भी यहाँ पे बेटा 30 मिनट्स में आपको बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होंगे जो एकदम चुटकियों में पहली बार में ही समझ आ जाएंगे। एंड दूसरा फायदा आपको क्या होगा, अगर फर्स्ट टाइम पे आपको चीजें इतनी क्लियर नहीं होती तो आप 30 मिनट्स दोबारा देख लीजिए। अदरवाइज अगर मैं बोलूँ तो ये चैप्टर एक एक महीना चलता है, इतना लंबा चैप्टर है, इतने सारे कंसेप्ट हैं, इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, बट 30 मिनट्स में कैसे मैं कंपाइल करके आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। लेट्स बिगिन विद इट, स्टार्टिंग विद टुडेज थॉट। इफ यू फोकस ऑन रिजल्ट्स, इफ यू फोकस ऑन रिजल्ट्स, रिजल्ट क्या है यहाँ पे, 30 मिनट्स में हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म करना है। यू विल नेवर चेंज, आप कभी भी चेंज नहीं हो पाओगे अगर आप ऐसे सोच रहे होंगे यार 30 मिनट्स में कैसे हो सकता है ना। इफ यू फोकस ऑन चेंज यू विल गेट रिजल्ट्स। सो अपने आप को थोड़ा सा चेंज की तरफ, आगे की तरफ बढ़ाओ, आपको रिजल्ट्स खुद ब खुद दिखने लगेंगे। तो एक बार जल्दी से बेटा लाइक एंड शेयर कर देंगे, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया मेक श्योर दैट यू शेयर द सेशन विद ऑल द पीपल। टुडे वी आर गोइंग टू कवर करंट इलेक्ट्रिसिटी इन 30 मिनट्स एंड इसमें इंटायरली क्या करने वाले हैं हम, सारे कंसेप्ट्स को विद डायग्राम्स, विद योर न्यूमेरिकल्स के जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं इंपॉर्टेंट, उन सबको मैं कवर अप करवाने वाली हूँ यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भी देरी ना करते हुए। पहले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है यार, जब चार्जेस फ्लो करते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, है ना। अब करंट क्या होता है, जब चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो करंट का फॉर्मूला क्या रहता है अपने पास, Q डिवाइडेड बाई T, Q डिवाइडेड बाई T, वेयर Q इज द चार्ज एंड T इज द टाइम। नाउ देन कम्स डिफरेंट वेराइटीज ऑफ करंट। बात आती है इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट। क्या होता है मैम, बेटा इंस्टेंटेनियस की जब भी बात की जाए, इंस्टेंटेनियस मतलब एक इंस्टेंट पे, इंस्टेंट मैगी बनती है ना जल्दी, यानी कि अगर आपको बोला जाए t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे करंट कितना है आप बताओ, दैट करंट इज रेफर टू एज व्हाट, दैट करंट इज रेफर टू एज इंस्टेंटेनियस करंट, राइट। इंस्टेंटेनियस करंट का बेटा फॉर्मूला क्या रहता है, dq बाई dt, यानी कि यहाँ पे हम क्या लेते हैं, छोटा सा टाइम इंटरवल लेते हैं, उस छोटे से टाइम इंटरवल में किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में देखते हैं कि कितने चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं एंड उसको हम बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस करंट। अगर एवरेज करंट की बारी आए, एवरेज करंट पूछा जाए आपसे, तो उस केस में बेटा आपके पास ये जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि टाइम t इज इक्वल्स टू t से लेके टाइम t इज इक्वल्स टू 10 सेकंड्स में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं जिसके विद रिस्पेक्ट टू करंट आ रहा है, तो उस केस में क्या आएगा आपके पास, एवरेज करंट आएगा। देन कम्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, दैट इज अ कन्वेंशनल डायरेक्शन, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। देन कम्स एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या रहते हैं इसके, एम्पियर्स रहते हैं। फिर आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी का कंसेप्ट। अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास कंडक्टर है और इसके साथ मैंने कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया हुआ, इस टाइम पे बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेंडमली मूव कर रहे हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो जब रेंडमली मूव कर रहे हैं इस टाइम पर अगर हम बात करें तो बेटा इनका जो स्पीड का ऑर्डर रहता है वो 10 रेज टू द पावर ऑफ 5 रहता है मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज व्हाट, दिस इज द थर्मल स्पीड जो कि टेम्परेचर के कारण आती है, रेंडमली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। बट अगर वहीं पर बात की जाए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, जब हम इसी कंडक्टर के साथ कोई एक्सटर्नल बैटरी लगा दें, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव नेचर के टुवर्ड्स पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे एंड यहाँ पर हम बोलेंगे कि वो क्या होंगे, ड्रिफ्ट होंगे। वो वेलोसिटी जिसके साथ वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ेंगे दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसका एक्सप्रेशन जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है, अगर आप सारे इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला से, तो बेटा वहां पे आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, माइनस ऑफ ई कैपिटल E डिवाइडेड बाय m इनटू टो, वेयर कैपिटल E इज व्हाट, electric field, E is the electronic charge, m is the mass, and tau is the relaxation time. What is relaxation time? जब दो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम, लेट अस सपोज मैं एक इलेक्ट्रॉन को ले रही हूं बेटा, ये इसके साथ टकराया, दिस इज अ कर्नल प्रेजेंट इन द कंडक्टर, राइट। कर्नल क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन जिससे इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। इलेक्ट्रॉन चला, कर्नल के साथ टकराया, उसके बाद दोबारा से चला, फिर दूसरे कर्नल के साथ टकराया, तो एक टक्कर से लेकर दूसरी टक्कर में, एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन में उसको कितना टाइम मिल रहा है जिसमें उसके पास कोई और आयन नहीं आ रहा, दैट इज व्हाट, दैट इज अ रिलैक्सेशन टाइम।
ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम किसके इक्वल होता है बेटा, मीन फ्री पाथ, जितना वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लैम्डा, डिवाइडेड बाय रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो आगे चलते हैं। फिर आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी इज द ईज, मोबिलिटी इज द ईज जिससे कोई भी चार्ज मूव कर सकता है। इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दीजिएगा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। यहां पर ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट दिशा में हमारे इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे। कॉमन सेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलते हैं, इससे ऑपोजिट चलते हैं। दैट इज व्हाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहता है, ऑपोजिट आता है। ये नेगेटिव साइन यहाँ पे सिंबलाइज करता है। जब बारी आती है बेटा मोबिलिटी की, मोबिलिटी में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, एंड ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो, मोबिलिटी का रिलेशन हमारे पास सामने निकल के आ गया। यूनिट्स क्या होते हैं मोबिलिटी के, इंपॉर्टेंट है यूनिट्स, ध्यान दीजिएगा। सिंपली यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड लेंथ। ठीक है, पोटेंशियल और लेंथ की टर्म्स में आपको रिलेशन करवा रखा है चैप्टर नंबर 2 में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पोटेंशियल हमेशा रिड्यूस होता है। एक रिलेशन करवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। बेटा उसी रिश्ते से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 यूनिट्स आते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 यूनिट्स आते हैं। एक तो हमारे पास F इज इक्वल्स टू QE रहता है, तो यहां से बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज हो गया। फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम is the unit of electric field. Similarly, potential और length की terms में भी हम electric field का formula निकाल सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं। करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट का एक्सप्रेशन हमेशा एक तरफ से याद ही कर लो, दैट करंट इज इक्वल्स टू वी ना, करंट इज इक्वल्स टू वी ना, यानी कि करंट इज इक्वल्स टू VDE/NA, जहां पे VD स्टैंड्स फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, N इज नंबर डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज रेफर टू एज व्हाट, N, देन A is what, A is the area of cross सेक्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, आई डोंट थिंक सो कि इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है, बिकॉज ये हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना जितना V बढ़ता रहेगा I की वैल्यू उतनी बढ़ती रहेगी। अगर बाकी सब कंडीशंस कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट्स हैं, तो बेटा उस केस में आपके पास जो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, जो कंडक्टर्स ओहमिक कंडक्टर्स होते हैं उनके केस में हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, अदरवाइज हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनता। फिर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का कंसेप्ट अगर बोले तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज एक्चुअली द बाधा, है ना, रिस्ट्रिक्शन जो कि इलेक्ट्रॉन्स पे लगती है जब वो किसी कंडक्टर से पास कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स बेटा किसी कंडक्टर में से पास कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव आयंस के साथ टकराते हैं, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज रेजिस्टेंस ओनली, जो उनके मोशन को हिंडर करती है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बेटा क्या है, हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने बहुत बार पढ़ रखा है, दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L by A, वेयर रो इज व्हाट, रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। किसी कंडक्टर का अगर मैं बात करूं बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस RA/L। अब इस केस में अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम 1 ले ले, 1 मीटर का स्क्वायर, और लेंथ को हम ले ले 1 मीटर, उस केस में बेटा जो रेजिस्टिविटी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, राइट। ये भी 1, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के इक्वल ही आ गया ना। तो बेसिकली रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, बट वो कंडक्टर की जिसका लेंथ 1 है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, 1 है। अब यहाँ से ना बेटा फॉर्मूलाज आते हैं जब हम थोड़ा सा डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन पार्ट जो डिटेल है वो ऑलरेडी मैंने कवर अप करवा रखा है डिटेल क्लासेस में, अगर आपको वहां पे देखना है तो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट समझाती जा रही हूँ, और एक तरह का हमारा ये सुपर फास्ट रिवीजन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है बेटा, अब अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी, यहाँ पे रेजिस्टिविटी को जब मैंने देखा तो A डिवाइडेड बाय L, साथ में था रेजिस्टेंस। अब बेटा यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस में L और A एज इट इज रहने दूं तो बेटा बाकी का पोर्शन जो रह गया वो क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या आया, MNE² टॉ। ये फॉर्मूला आप याद रख लेंगे, क्यों,
जरूरी है बेटा। रेजिस्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है एंड रेजिस्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ है। ये चीज आप याद रखेंगे दैट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड टॉ। यहाँ पे हमको इसकी डिपेंडेंस याद रखना ज्यादा जरूरी है एज कंपैरेटिव टू द फुल फॉर्मूला। अगर मैं रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की बात कर रही हूँ बेटा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n and it is inversely proportional to tau, where n is what number density, tau is what relaxation time. So depending upon the type of substance, depending upon the type of material, अगर कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है या एनी अदर एलॉय मटेरियल है, तो उसके हिसाब से बेटा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज होती है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, अब अगर नॉन ओहमिक एंड ओहमिक कंडक्टर्स की बात करें तो ओहमिक कंडक्टर्स आपको पता है V वर्सेस I का ग्राफ उनका स्ट्रेट लाइन बनता है, स्लोप कांस्टेंट रहती है। स्लोप क्या बता रही है इस ग्राफ में? अगर मैं बोलूं तो तुम्हें इस ग्राफ की स्लोप क्या बता रही है, जो भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि स्लोप यहाँ पे आपको क्या बता रही है इस ग्राफ की। तो बहुत सारे बच्चे बोल देंगे कि स्लोप यहाँ पे बता रही है रेजिस्टेंस, बल्कि यहाँ पे स्लोप रेजिस्टेंस नहीं बता रही। स्लोप क्या होता है बेटा? y डिवाइड में x। y एक्सिस में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे करंट, x एक्सिस में दिया हुआ है v यानी कि वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास 1 by r is the slope here and 1 by r, 1 upon resistance is basically what? It is conductance। ठीक है, तो जरूर से चेकआउट कर लेना कि I वर्सेस V ग्राफ है या V वर्सेस I ग्राफ है। V वर्सेस I ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस देता है, I वर्सेस V ग्राफ का स्लोप आपको 1 by r यानी कि कंडक्टेंस देता है। नॉन ओहमिक के केस में बेटा ये प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट नहीं बढ़ता, यानी कि यहाँ पे बात करें तो ये दोनों प्रोपोर्शनल नहीं रहते, कभी ज्यादा भी बढ़ सकता है कभी कम भी। और नॉन ओहमिक के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? आपके पास सेमीकंडक्टर है, देन आपके पास बहुत सारे और चीजें आती हैं जिसमें आप ये चीज साबित कर सकते हो। अगर मैं सेमीकंडक्टर के केस में ही बात करूं बेटा, फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, रिवर्स बाइसिंग के केस में ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। साफ साफ पता चलता है V वर्सेस I प्रोपोर्शनल नहीं है। और अगर कंडक्टर की ही बात करें, कंडक्टर में भी बेटा अगर जो आइडियल कंडक्टर ना हो के अगर मैं रियल कंडक्टर की बात करूं, है ना, रियलिटी में आ जाऊं, बिकॉज आइडियल थिंग कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करती है। रियलिटी में अगर बात करूं बेटा, जैसे जैसे हमारे पास वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी उस टाइम पर करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नहीं रहता फॉर द केस ऑफ कंडक्टर्स। देन कमिंग फॉरवर्ड टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? दैट H यानी कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। जितना करंट फ्लो कर रहा है उसमें से उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। राइट, दिस इज बेसिकली द रिलेशन जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दैट इज 1 by J विच इज व्हाट? विच इज जूल्स कांस्टेंट। जूल्स कांस्टेंट बेटा क्या वैल्यू देता है आपको? 4.18 into 10 raised to the power 3 जूल्स डिवाइडेड बाय किलो कैलोरीज। ये इसकी वैल्यू रहती है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए। फिर अगर मैं यहाँ पे हीट की बात करूं बेटा, मैंने I स्क्वायर आर टी की फॉर्म में लिखा है। अगर मैं कोई और फॉर्मूले में लिखना चाहूँ इसको, कैन आई से दैट कि V इज इक्वल्स टू आई आर। इफ आई वांट टू एलिमिनेट R फ्रॉम दिस फॉर्मूला तो बेटा R की वैल्यू V बाय I है। मैं इस फॉर्मूला में R की वैल्यू V बाय I सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। V बाय I सब्स्टिट्यूट किया, एक I से एक I कटा, यानी कि V I by T is V I T डिवाइडेड बाय J is also a formula for heat. Similarly in terms of V and R आप ये फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, बस ओम्स लॉ को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सब्स्टिट्यूट करके आपके पास मल्टीपल फॉर्मूलाज आ जाएंगे। फिर आता है पावर। पावर क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय पावर? द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन को हम बोलते हैं पावर। ठीक है, इट इज नोन एज पावर। पावर होता है W डिवाइडेड बाय T और सिंपली एनर्जी डिवाइडेड बाय T, जिसको हम V इंटू I स्क्वायर R डिवाइडेड V स्क्वायर बाय R, ये तीन फॉर्मूलाज आते हैं। आप कौन सा फॉर्मूला याद रखें? P इज इक्वल्स टू V इंटू I। जब हम सीरीज के केस में चलते हैं तो सीरीज के केस में अपन ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करते हैं। जब हम पैरेलल के केस में चलते हैं तो पैरेलल के केस में बेटा हम पावर का ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करते हैं। क्यों ऐसा कोई बता सकता है? क्योंकि सीरीज के केस में अपना करंट सेम रहता है, पैरेलल के केस में अपना वोल्टेज सेम रहता है, तो अकॉर्डिंगली वी चूज द फॉर्मूला। ठीक है, अकॉर्डिंगली वी चूज द फॉर्मूला। देन रेजिस्टिविटी मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है। मूविंग फॉरवर्ड, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी।
रेजिस्टेंस का उल्टा क्या, कंडक्टेंस। अब अगर किसी कंडक्टर में मूव करते हुए चार्जेस को कुछ रिस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ रही है, तो बेटा इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मूव नहीं कर रहे, वो मूव तो कर ही रहे हैं ना, बट रिस्ट्रिक्टेडली मूव कर रहे हैं, तो उस मूवमेंट की वजह से करंट तो आ ही रहा है, तो वहां पे क्या आता है बेटा, कंडक्टेंस का कंसेप्ट आता है, कंडक्टिविटी का कंसेप्ट आता है। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, आपके पास कंडक्टेंस होता है, सो जी विल बी इक्वल्स टू 1/r। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बेटा, रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, एंड इसका सिंबल क्या रहता है, सिग्मा, एंड इट इज इक्वल्स टू 1/रेजिस्टिविटी। आई होप आपको इनके एसआई यूनिट्स बहुत अच्छे से याद हैं, एसआई यूनिट्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बेटा रेजिस्टेंस की बात करूं, आर रो एल बाई ए था, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के जो यूनिट्स थे वो थे ओम। अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो आप ए को एल का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का ओम और लेंथ का मीटर। दिस वॉज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब जब आपको कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के यूनिट्स लिखने हैं तो बेटा ओम का उल्टा होता है मोहो और साइमन, एंड व्हाट अबाउट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का उल्टा क्या हो जाएगा, मोहो मीटर इनवर्स। ठीक है, मोहो मीटर इनवर्स, क्लियर। सो नेक्स्ट चलते हैं, देन रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल में जब हम रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो क्या होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की जब हम बात करें तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी कनेक्ट मल्टीपल रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। सीरीज के केस में करंट सेम रहता है थ्रू आउट, सारे रेजिस्टर्स में जो करंट रहता है वो सेम रहता है। वोल्टेज क्या होता है बेटा, वोल्टेज अलग अलग होता है। अगर आपके पास सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम है तो सबके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, बट अगर हम टोटल इक्वेशन देखें वोल्टेज की, तो वोल्टेज की इक्वेशन बनती है इन द सीरीज केस V1 + V2 + V3 सो ऑन, जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। अगर आपके पास n रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे तो बेटा R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, n × R, जहां पे R विल बी इक्वल इन ऑल द केसेस, यानी कि R1 R2 R3 की वैल्यू अगर सेम दे रखी है और ऐसे n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हैं इन सीरीज, तो बेटा आपके पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, n × R आ जाएगी। आई होप द थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर टू यू। नेक्स्ट मूव ऑन टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, पैरेलल में डिक्रीज हो जाती है, करंट की वैल्यू इसमें डिफरेंट होती है। पैरेलल के केस में ऐसा बैटरी से करंट निकला, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में डिफरेंट डिफरेंट करंट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करंट की इक्वेशन बनेगी I = I1 + I2 + I3, बट वोल्टेज क्या रहेगा, वोल्टेज विल रिमेन सेम। ठीक है, क्लियर। और अगर हमारे पास दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हम उनका शॉर्टकट फॉर्मूला बेटा इसको इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम आप गलती करते हो वो कहाँ पे करते हो, इस पॉइंट पे करते हो। जब आप अगर सपोज करो मैंने आपको R1 की वैल्यू 1 दी है एंड R2 की वैल्यू क्या दे दी, सपोज करो R1 की वैल्यू 2 दे दी है एंड R2 की वैल्यू आपको दे दी 4 ओम। आप इसका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो बेटा उस टाइम पर आपको आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसका रिवर्स करना है, भूलना नहीं है। ठीक है, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो जब दो रेजिस्टर्स गिवन है, आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा यहाँ पे एलसीएम R1 R2 के बराबर आएगा, ऊपर R2 + R1 आएगा, इसको रिवर्स करेंगे तो आरपी की वैल्यू आ जाएगी। तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा लिया करो जब दो रेजिस्टर्स की बात आती है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मटेरियल है, टेम्परेचर के हिसाब से, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा बेटा उस मटेरियल में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वैसे ही इफेक्ट होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही क्या थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे n के और टॉ के, राइट, वेयर टॉ वाज अ रिलैक्सेशन टाइम एंड n वाज द नंबर डेंसिटी। अब सोच के देखो, दिमाग चलाओ, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर मैं कंडक्टर की एग्जांपल लूं, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो n की वैल्यू इंक्रीज होगी, n की वैल्यू इंक्रीज होगी। रिलैक्सेशन टाइम, अब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बेटा रेंडमनेस बढ़ रही है, रेंडमनेस बढ़ रही है तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है। सोच के देखो, पहले जो इलेक्ट्रॉन था उसको एक कोलिजन और दूसरे कोलिजन में शायद रेस्ट करने का थोड़ा सा टाइम मिल रहा था बेचारे को, बट जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो बेटा रेंडमनेस बढ़ गई, रेंडमनेस बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, रिलैक्सेशन टाइम कम होने से रेजिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई। ये केस होता है कंडक्टर में। कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीज करते हैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो यानी कि कंडक्टर को क्या होता है, घाटा होता है, नुकसान होता है टेम्परेचर के बढ़ने से। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से बेटा n तो बढ़ रहा है बट कंडक्टर के पास एक्चुअली पहले से ही n की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि वहां पे कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है, रिलैक्सेशन टाइम वाला फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की, बेटा सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर वो n
के टर्म्स में क्या है, गरीब है, उसके पास n कम है, तो वो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा किसकी वैल्यू बढ़ाएगा, n की वैल्यू बढ़ाएगा। वो n की वैल्यू को इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। सो फॉर द केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड फॉर द केस ऑफ इंसुलेटर्स, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, आप कुछ फॉर्मूला तो चाहिए हमको ये रिलेशन निकालने के लिए, तो बेटा फॉर्मूला क्या आता है इसका, डायरेक्टली आपको याद रखना है। यहाँ पे आर एल, या फिर आप इसको नोटेशन लिया हुआ है, आप इसको आर फाइनल भी समझ सकते हैं बेटा। फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा। यहाँ पे आता है टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि जितना फाइनल टेम्परेचर है इंक्रीज करके और जितना पहले टेम्परेचर था, उन दोनों का क्या लेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करके इसकी वैल्यू लेंगे। अल्फा क्या रहता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल डिपेंडेंट है। मटेरियल के हिसाब से बेटा अल्फा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है, और अल्फा की वैल्यू से ही हमको पता चल जाएगा कि मटेरियल कौन सा है। मैम कैसे पता चलेगा बेटा, अल्फा कंडक्टर्स के केस में अगर आप यहाँ से रिश्ता देखेंगे जो मैंने आपको बताया कि कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर के इंक्रीज से रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, तो वही रिश्ता अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव निकल के आएगी फॉर द केस ऑफ कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के केस में अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आती है, नेगेटिव निकल के आती है। एंड अलॉयज के केस में जो हम खुद बनाते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन से, बेटा उनके केस में अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आती है, 0, बिकॉज इन द केस ऑफ अलॉयज आपके टेम्परेचर के इंक्रीज के कारण रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फर्क पड़ता है, तो हम बोलते हैं ऑलमोस्ट इफेक्ट नहीं होती। ठीक है, सो दीज आर द केसेस। अल्फा आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल की। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है बेटा, आपने बहुत बार देखा होगा, आप मार्केट से सेल लेकर आते हैं जिसको आप टीवी के रिमोट्स में, एसी के रिमोट्स में डालते हैं। दैट इज हैविंग 2 टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। उसके ऊपर कुछ वोल्टेज की वैल्यू लिखी होती है बेटा, दैट वैल्यू इज नोन एज व्हाट, ईएमएफ। यानी कि उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है वो क्या वैल्यू होती है, बेसिकली वो वोल्टेज की वैल्यू होती है जिसका आपने एक रिश्ता पढ़ा होगा, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। यानी कि वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, कितना वर्क डन लग रहा है पर यूनिट चार्ज को सर्किट में मूव कराने में, वो उतना वोल्टेज देगा अकॉर्डिंग टू दैट सेल, दैट इज नोन एज व्हाट, ईएमएफ। दैट इज नोन एज व्हाट, ईएमएफ। ठीक है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब देयर इज नो करंट। अब हम मार्केट से सेल लेकर आए, उसको हमने किसी रिमोट में थोड़ी डाल दिया, तो उस टाइम पर सर्किट क्या है, ओपन है बेटा। ओपन सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, सो बेटा उस टाइम पर जो वोल्टेज वहां पे लिखी हुई है, दैट इज व्हाट, दैट इज ईएमएफ। बल्कि अगर हम बात करें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की या फिर टर्मिनल वोल्टेज की, ये कौन सी वोल्टेज होती है, जब हम सेल को किसी रिमोट में डाल देते हैं और सर्किट को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। उस टाइम पर जो एक्सटर्नल लोड के अक्रॉस वोल्टेज आता है, दैट इज नोन एज व्हाट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब समझ में आया, दो डिफरेंसेस समझ में आ गए बेटा, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है। यहाँ इसके केस में बेटा when current is being delivered to the external load source, यानी कि यहाँ पे करंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, बट इधर करंट की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट की वोल्टेज को क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ओपन सर्किट की वोल्टेज को क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। फिर आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, मैंने आपको बहुत बारी बताया है कि अगर ये हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है। सपोज करो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो यहाँ पर बनाया गया है, ये हमारे पास एक्सटर्नल कोई रेजिस्टर लगा हुआ है, कैपिटल आर। अब जब मैं बात करूं कि ये कोई क्लोज सर्किट है बेटा, आपके पास जो करंट होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। बट वहीं पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब अगर क्लोज सर्किट है तो बेटा अंदर इस टाइम इनसाइड द सर्किट, ये आउटसाइड सर्किट में कैसे जा रहा है बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इनसाइड सर्किट में पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन, अगर क्लोज सर्किट बनाना है।
अब ध्यान से सोच के देखो, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करते हैं, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा कोई हायर मैग्नीट्यूड का फोर्स है जिसको हम बैटरी एक्शन के नाम से जानते हैं, जो इस इलेक्ट्रॉन को इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लेकर जाता है। एंड यही वो जगह होती है जहां पर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है जो वो सारे सर्किट में आगे जाकर वेस्ट करके आता है, डेसिपेट करके आता है। तो बेटा यहाँ जब इस टाइम पर ये मोशन कर रहा है तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में कुछ ना कुछ आयंस भी प्रेजेंट हैं जिनके साथ इसका क्या होगा, कोलिजन होगा। तो ये कुछ अपनी एनर्जी यहीं पर लूज कर देता है इन इंटरनल सर्किट ओनली। तो दिस हिंड्रेंस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो बाहर लोड लगा है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो डिस्चार्जिंग वाले एक्शन में बेटा आपका रिलेशन क्या आता है, जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो ईएमएफ से क्या आता है, कम आता है। क्यों ईएमएफ से कम क्यों आता है, बिकॉज इंटरनल सर्किट के अबाउट कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है वोल्टेज का, देयर इज सम वोल्टेज ड्रॉप इन इंटरनल सर्किट ओनली। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आई होप दिस कंसेप्ट इज सीसी टू एवरीबॉडी, क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबॉडी। अगर नहीं भी है तो बेटा मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आपको ये बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ाया है, आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी। फिर आ जाता है डिस्चार्जिंग वाला केस, समझ में आ गया। अब अगर चार्जिंग वाला केस हो कि हम बाहर से सोर्स को कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हम कैमरा के सेल्स को चार्ज करते हैं, उस केस में बेटा आपके पास जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो ईएमएफ से क्या होती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। बट डिस्चार्जिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, कम होती है एज कंपैरेटिव टू द ईएमएफ। फिर कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में बेटा अगर हम एन आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में लगाते हैं तो आपके पास टोटल करंट क्या होगा, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में दो टाइप के रेजिस्टेंस, आर इंटरनल एंड आर एक्सटर्नल। फिर अगर हमने n सेल्स को सीरीज में लगाया है तो आपके पास इक्विवेलेंट क्या हो जाती है, एडअप होती चलती है, यानी कि इक्विवेलेंट फॉर द केस ऑफ सीरीज इज दिस, ठीक है, ये हो जाती है एडअप। और अगर आर एक्सटर्नल की बात करें तो वो तो आर ही, और टोटल आर इंटरनल कितना बन जाता है बेटा सीरीज के केस में, उसमें सारी रेजिस्टेंसेस को हम क्या कर देते हैं, एडअप कर देते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, एडअप कर देते हैं। तो दिस बिकम्स द टोटल फॉर्मूला फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, जब हम m आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उस केस में फॉर्मूला क्या रहता है, ई नेट इज द इक्विवेलेंट, ठीक है, आर एक्सटर्नल आर इंटरनल। बेटा उसके केस में, पैरेलल के केस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम कैसे लिखेंगे, आर बाय एम की फॉर्म से लिखेंगे। इक्विवेलेंट ई को हम किस तरीके से लिखेंगे, आगे अभी फॉर्मूला बताऊंगी उसका, ठीक है। फिर कंडीशंस फॉर द यूजफुल पैरेलल कॉम्बिनेशन इज, कंडीशन फॉर द यूजफुल पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सी होती है बेटे, जब हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होता है एज कंपैरेटिव टू दिस फैक्टर, ठीक है, एज कंपैरेटिव टू दिस फैक्टर, यानी कि जो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है ना वो इंटरनल रेजिस्टेंस से कम है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस से कम है, उस केस में हम बोलेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। फिर आता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। जब हमने n इज इक्वल्स टू mn सेल्स लगाए हैं जिसमें मिक्स्ड ग्रुपिंग है बेटा, m रोज लिए हैं हमने, m रोज लिए हैं जिसमें ईच रो में हमने n सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया, n सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया है और ऐसी m रोज ली हैं, उस केस में करंट क्या आएगा, जब बेटा n सेल्स को कनेक्ट किया है इन सीरीज, कितने सेल्स को कनेक्ट किया है, n सेल्स को, तो ऊपर E इक्विवेलेंट क्या आएगा, n इंटू ई, और ऐसी m रोज हैं तो बेटा आपके पास r इंटरनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, n r बाय m, ठीक है, n r बाय m। ये फॉर्मूला इसी तरीके से याद कर लेंगे, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है बट इसकी डेरिवेशन इज नॉट इन योर सिलेबस और इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर इस कंडीशन में एक यूजफुल मिक्स्ड ग्रुपिंग की कंडीशन आती है जब r एक्सटर्नल r इंटरनल के बराबर हो जाए, जब r एक्सटर्नल r इंटरनल के बराबर हो जाए तो बेटा उस केस में आपके पास r किसके इक्वल आ जाता है, इट कम्स इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ r बाय m, वेयर r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल। ये सब नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। n इज व्हाट, n इज द नंबर ऑफ सेल्स जिसको सीरीज में कनेक्ट किया था, और m इज व्हाट, m इज द रोज बेसिकली जिसको हमने, जिन सेल्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया था, ठीक है। चलिए फिर आते हैं आगे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में फॉर्मूला क्या बनता है, अगर आपने दो सेल्स लिए हैं जिनको पैरेलल ही कनेक्ट किया है, इंटरनल रेजिस्टेंसेज उनकी R1 एंड R2 गिवन है, तो बेटा उस केस में आप इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, इंडिविजुअल सेल डिवाइडेड बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंसेज डिवाइडेड बाय इट्स R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट ये कौन सा बन रहा है,
पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो मैं आर इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगी, बोलो 1/R1 + 1/R2 करके ही तो लिखूंगी ना, तो वही तो चीज आ रही है। और सिंपली यहाँ पे आपके पास जब नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें हम, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। ठीक है, आई होप आपको सेल के कॉम्बिनेशन समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू लेट्स मूव ऑन टू किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स लॉ क्या है? किरचॉफ्स लॉ बेसिकली बेटा, जब हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स दिए हो ना, और हमको पूछा जाए कि आप बताइए कि करंट की वैल्यू क्या है, वोल्टेज की वैल्यू क्या है, या फिर रेजिस्टेंसेस नेटवर्क सॉल्व कीजिए, तो बेटा यहाँ पे ना बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी बड़े सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने में। तो किरचॉफ्स जी ने क्या किया, इन्होंने दो लॉज दिए जो कि हमारे सर्किट्स को सिंप्लीफाई कर देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू यू एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये लॉज आपकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देते हैं। वो क्यों बढ़ाते हैं, अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आई होंगी तो, बट अगर समझ में आई तो इनसे प्यारा कंसेप्ट और कुछ है ही नहीं। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पे जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट लीव करेगा, यानी कि टोटल करंट की वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल टू 0 होती है। यहाँ पे ये किसको सिंबलाइज करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सिंबलाइज करता है। अगर मैं सेकंड लॉ की बात करूं तो सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ इज बेसिकली द लूप लॉ, कि इसमें अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस, कोई सेल लगा है, कोई रेजिस्टेंस लगी है, सबके अक्रॉस जितना जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, अगर मैं क्लोज लूप लूं और सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप विद साइन ऐड करती जाऊं तो वो इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। यानी कि समेशन ऑफ वी क्या होता है, इक्वल्स टू 0 होता है। अब ये किसको बताता है, ये किस लॉ के ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर कैसे बेस्ड है, U इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर ये कंजर्व्ड है बेटा तो एनर्जी भी क्या है, कंजर्व्ड है। एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर से फॉर्मूला है अपना। फिर आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हीटस्टोन ब्रिज? जब आपके पास कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए जिसमें आपके पास 4 रेजिस्टेंसेस लगे हैं P Q R S और बीच में लगा है गैल्वेनोमीटर, या फिर यहाँ पे कोई बेटा रेजिस्टर भी शो कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं इसी सर्किट में, अगर मैं बैलेंसिंग कंडीशन बोलूं कि अचीव हो गई है, बेटा बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब ये होता है कि बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल बी पॉइंट की पोटेंशियल डी पॉइंट के इक्वल हो जाती है। और जब दो पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर हो जाता है तो क्या इस ब्रांच में से कोई करंट जा सकता है? गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है कि अगर उस ब्रांच में से जरा सा भी करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर क्या होगा, बावला हो जाएगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर इस ब्रांच में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रही, मतलब B इज इक्वल्स टू डी है, D इज इक्वल्स टू डी है, करंट कैसे फ्लो करता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल। बट अगर पोटेंशियल ही बराबर होगा करंट फ्लो नहीं करेगा। बेटा IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी अंडर बैलेंसिंग कंडीशन। सो उस कंडीशन के अंडर आप इस रेजिस्टर नेटवर्क को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास क्या कंडीशन आती है, दैट रेजिस्टेंस ऑफ P डिवाइड में रेजिस्टेंस ऑफ R इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ Q डिवाइड में रेजिस्टेंस ऑफ S। अगर ये रेशियो सेटिस्फाई हो रही है मतलब आपके पास क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। उस कंडीशन के अंडर आप ये वाली ब्रांच को भूल जाएं, इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करें, इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करें, इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में सॉल्व करें और आंसर फाइंड कर लें। ठीक है, clear? So this is the basically the case of Wheatstone bridge. Next comes is meter bridge. अब Wheatstone bridge क्या है, किताबी बात है, बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसकी क्या है, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में बेसिकली क्या होता है, 1 मीटर लॉन्ग वायर लिया है और इसी कंसेप्ट के थ्रू हम किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो इसमें भी क्या होता है बेटा, बैलेंसिंग कंडीशन होती है। अब यहाँ पर इस केस में ये जो वायर लिया हुआ है, बेसिकली एक वायर की जो भी लेंथ है बेटा, उस हिसाब से लेंथ के हिसाब से रेजिस्टेंस जो है वो अपनी वैल्यू चेंज करेगा। आपको पता है दैट R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। ठीक है, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, यानी कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करेगी। अगर मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को बोल दिया जॉकी के थ्रू, सपोज करो मैंने कोई पॉइंट फाइंड करा B, सपोज मैंने कोई पॉइंट फाइंड करा B ऑन दिस वायर, बेटा उस पॉइंट के लिए इस गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करनी बंद कर दी, यानी कि उस ब्रांच में से कोई करंट नहीं जा रहा। तो बेटा अगर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करनी बंद कर दी, यानी कि IG की वैल्यू 0, IG की वैल्यू 0 यानी कि बैलेंसिंग कंडीशन। यानी कि इस केस में अपन क्या बोलेंगे, इस केस में हम बोलेंगे दैट दिस डिवाइडेड बाय दिस it will be equals to this divided by this, यानी कि यहाँ पर आपके जो चारों रेजिस्टेंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, इस तरीके से इक्वेट होंगे, बैलेंसिंग कंडीशन ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये प्रैक्टिकली आप लैब में फाइंड करते हैं, बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। बेटा ये वाली लेंथ की रेजिस्टेंस
और ये वाली लेंथ की रेजिस्टेंस, फिर इसको इक्वेट कर देते हैं इनसे, सिंपली P बाय R इज इक्वल्स टू Q बाय S फॉर्मूला से। वहां से आपके पास क्या फाइंड कर लेते हैं आप, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट कम्स पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सब सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, इसका कंसेप्चुअल आइडिया आपको होना चाहिए। पोटेंशियोमीटर की अगर मैं बात करूं, बेसिकली अगर वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में से आपको पूछा जाए बेटा कि ज्यादा एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेजर कर सकता है, तो आपका जवाब वोल्टमीटर नहीं होना चाहिए, आपका जवाब क्या होना चाहिए, पोटेंशियोमीटर। देन अगर आपको कोई वाइवा में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई वी आर नॉट यूजिंग पोटेंशियोमीटर इन लैब्स, देन अगर हम उससे ज्यादा एक्यूरेटली पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं बट हम लैब्स में तो वोल्टमीटर यूज करते हैं वोल्टेज को मेजर करने के लिए, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। बेटा द रीजन बिहाइंड इट कि यहाँ पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ज्यादा बल्की होता है ना, ज्यादा भारी होता है, ज्यादा बड़ा होता है, और इसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है वो भी ज्यादा पड़ती है एज कंपेरेटिव टू द वोल्टमीटर। जब हमको सेटअप ज्यादा बड़ा नहीं करना, वी प्रेफर वोल्टमीटर, बट जब हमको ज्यादा एक्यूरेसी के साथ वोल्टेज की मेजर करनी है वैल्यू, देन हम पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल पे काम करते हैं और उसको यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या कहता है, पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, पोटेंशियोमीटर इस प्रिंसिपल पे काम करता है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का प्रिंसिपल। बेसिकली देखिए यहाँ पे द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, लेंथ पर यूनिट लेंथ के हिसाब से जैसे जैसे पोटेंशियल, आपका जो पोटेंशियल है वो फॉल करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, देखिए वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। बेटा किसी भी वायर का पर यूनिट लेंथ अगर हम बात करते जाएं तो ये K की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, विच इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इसकी डेफिनेशन 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर से यहां से नोट कीजिएगा। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज बेसिकली द कंसेप्ट जिसके ऊपर हमारा पोटेंशियोमीटर बेस्ड है, यानी कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर रिमेन्स सेम, ठीक है। सो इसी प्रिंसिपल को आगे बेटा हम यूज करते करते पोटेंशियोमीटर में दो सेल्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। सेम वही प्रोसीजर होता है, जॉकी का यूज करके हमको बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड करना होता है। और बेटा यहाँ पे हम दो सेल्स के ईएमएफ को कैसे कंपेयर करते हैं, फर्स्ट सेल के लिए जो बैलेंसिंग पॉइंट आया वो लेंथ को मेजर किया, सेकंड सेल के लिए जो बैलेंसिंग पॉइंट आया उस लेंथ को मेजर किया, दोनों को डिवाइड किया, आप ईएमएफ्स कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि फर्स्ट सेल के लिए बैलेंसिंग पॉइंट जो है वो सपोज करो आपके पास 3 मीटर्स पर है, पोटेंशियोमीटर में 1 मीटर से लॉन्ग वायर हो सकती है। अगर आपके पास फर्स्ट सेल के लिए 3 मीटर्स पर है, सेकंड सेल की वोल्टेज क्या होगी, फर्स्ट सेल की वोल्टेज गिवन है, अगर आपके पास सेकंड सेल का बैलेंसिंग पॉइंट गिवन है ऑन 2 मीटर्स, तो बेटा आप यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, फर्स्ट का जो भी ईएमएफ गिवन होगा पुट करके E2 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली यूज टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ द टू सेल। कंपैरिजन करने में काम आता है क्या, पोटेंशियोमीटर, एज वेल एज वोल्टेज को मेजर करने में काम आता है। So with this we have completed our entire chapter of current electricity. I hope you enjoyed it और आपके एकदम क्रिस्प तरीके से सारे कंसेप्ट एकदम शूही डाक से रिवाइज हो गए हैं। बेटा अगर हमको इन्हीं चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है, और अब जो सबसे बड़ा एग्जाम हो गया है, मैं यही बोलूँगी कि जेई नीट एक तरफ, सीयूटी एक तरफ, बिकॉज इस साल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो हुआ है उसका नेक्स्ट ईयर स्कोप और बढ़ने वाला है, एंड मे बी इसका जो एग्जाम है वो जनवरी फरवरी में भी हो सकता है, तो आपको उसके लिए अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बेटा द कॉस्ट यहाँ पे जो आप देखेंगे जिसमें हम तैयारी करा रहे हैं आपको बोर्ड्स प्लस सीयूटी की, दैट इज वेरी मिनिमल। द कोर्स इज ऑफ ऑलमोस्ट 5999, 6000 के अबाउट है, बट इस पे यू कैन गेट एक्स्ट्रा ऑफ, दैट इज 17% आपको रिबेट है। आप जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें इनरोल कर दिए हैं, लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं। क्या क्या मिलने वाला है इसमें मैं आपको भी बता रही हूँ। बेटा अगर आप कोड यूज़ करते हैं वाईफाई 49 तो यही कोर्स आपको पड़ेगा 4979 में, ठीक है। एंड इट्स टोटली योर पर्सनल चॉइस कि आप अलाइंड फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं या फिर ऐसे बिखर बिखर के पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में बेटा फ़र्क तो रहता है। ऑफलाइन में बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं। अब जैसे आगे अगर मैं बात करूँ, फेस्टिवल सीजन में आपको प्रॉब्लम होती है, ऑफलाइन में छुट्टियां होती हैं, ऑनलाइन में आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, 600 प्लस आवर्स
टू वे इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, 60 प्लस सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले हैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड जर्नल टेस्ट के। यानी कि अगर मैं बात करूं बेटा, आप जब 12th की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको जनरल टेस्ट कोई नहीं करवाता है, इंग्लिश में भी इतना कोई नहीं, आप ट्यूशंस लगाते हो, है ना। बट यहाँ पे इस पैकेज में आपको सब कुछ मिल रहा है। द कॉस्ट इज 4979 ऑलमोस्ट। यहाँ पे अगर बात करें 5000 रुपीज में सारे सब्जेक्ट्स विद जनरल टेस्ट विद इंग्लिश आपका कवर अप करवाया जा रहा है। गो फॉर इट एंड बाय इट। इसको कैसे बाय करना है मैं अभी आपको बताती हूँ, हाउ यू कैन बाय इट। सिंपली आपको गूगल पे जाकर टाइप करना है अड्डा 24/7, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज में जाएंगे। ऑल कोर्सेज में क्लिक करने के बाद बेटा अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम्स में आप CUT पे क्लिक करेंगे। देन आप CUT 2023 साइंस, अगर आप किसी और से बिलोंग कर रहे हैं तो बेटा आप वहाँ पे भी इनरोल कर सकते हैं। बेटा CUT 2023 समर्थ बैच में आप जैसे ही जाएंगे तो आप इधर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोड लगाना पड़ेगा, तभी आपको एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ मिलेगी। द कोड इज Y549। जैसे ही आप Y549 अप्लाई करेंगे तो ये आपको कॉस्ट पड़ रही है 4979 में, विच इज वेरी मिनिमल। यू शुड गो एंड परचेज इट नाउ ओनली। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दिया जाएगा। एंड अदर देन दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन इफ यू फील लाइक कि मैम ने 30 मिनट्स में एकदम क्रिस्प रिवीजन करवा दिया है। और बाकी भी बहुत सारे चैप्टर्स का बेटा ऐसे ही रिवीजन करवाने वाली है मैम आपको, तो आपको घबराना नहीं है, जुड़े रहना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को इफ नॉट डन येट, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो कैसा लगा सेशन आज का, और अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। सी यू ऑल इन द अपकमिंग सेशंस। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।